हेलो दोस्तों, हाई कोर्ट में होने वाले एडमिशन हियरिंग स्टेज को लेकर हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया और वो वीडियो आप सभी ने बहुत पसंद किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीगल इंस्पिरेशन कम्युनिटी के काफ़ी सारे दोस्तों ने वो वीडियो के नीचे कमेंट्स कर कुछ प्रश्न भी पूछे हैं, तो उन प्रश्नों का जवाब इस वीडियो द्वारा मैं दे रहा हूँ। मंगेश शर्मा जी ने पूछा है, सर जी मेरी इंदौर हाई कोर्ट में 5 साल से डेट नहीं लग रही है। लास्ट डेट 2015 में लगी थी। लास्ट डेट पर नोटिस इशू हुआ था। मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि अंडरटेकिंग लेना पड़ेगी। कोई उपाय बताइए प्लीज़। मंगेश जी, 2015 से आपकी केस नोटिस के स्टेज पर ही है, मतलब कि नोटिस निकलने के बाद अभी तक लगी नहीं, तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। और एडमिशन स्टेज पर तो केस जल्द लगती है। आपकी केस 2015 से लगी नहीं, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि केस में शायद रजिस्ट्री ने कोई ऑब्जेक्शन निकाल कर रखा होगा। मैं इंदौर हाई कोर्ट के प्रैक्टिस से तो वाकिफ़ नहीं हूँ, पर एक अंदाज से बता रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि कुछ अंडरटेकिंग उनको चाहिए, तो हो सकता है वो किसी प्रकार का अंडरटेकिंग आपसे ना मिलने की वजह से वो केस रुक गई होगी, उसे वो कोर्ट के सामने नहीं लगा रहे होंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप वहाँ जाकर ये जान लीजिए कि एग्जैक्टली किस बात का अंडरटेकिंग उन्हें चाहिए। आप अपने वकील से कांटेक्ट करके उनसे पूछिए कि क्या अंडरटेकिंग है जो आप वहाँ देना बनते हैं। एक दोस्त है धीरज मनवार जी, वो पूछते हैं, सर मेरे केस में पुट अप आफ्टर नोटिस लिखा है, इसका क्या मतलब है, और मेरे केस में स्टे ऑर्डर दिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन धीरज जी, आपको ऑलरेडी स्टे ऑर्डर मिल चुका है। तो इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट पे जब पहली बार केस लगी होगी तो वो पहले हियरिंग में कोर्ट ने विरोधी पक्ष को नोटिस इशू करते हुए ही आपके फेवर में स्टे ऑर्डर कर दी। अब कोर्ट जब नोटिस इशू करते हैं तो वो नोटिस विरोधी पक्ष को सर्व होना पड़ता है, उसके बगैर केस आगे हियरिंग नहीं हो सकती। तो आपके केस में नोटिस होने के बाद जब आपके वकील ने वहाँ पर वॉटेवर प्रोसेस फ़ी, कॉपी सप्लाई, ये सब कर दिया होगा, उसके बाद बेलीफ द्वारा जो अपोजिट पार्टी पर सर्विस होना चाहिए और उसका रिपोर्ट आना चाहिए कि अदर साइड इज़ सर्व्ड, वो रिपोर्ट अभी तक कोर्ट को प्राप्त नहीं हुआ होगा। इसलिए जब भी केस लगती है तो ये रिमार्क वहाँ पे आपको दिखता है कि पुट अप आफ्टर नोटिस, मतलब पुट अप आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस टू अदर साइड। जब तक वो नोटिस सर्व नहीं हो जाता अदर साइड को, तब तक केस की हियरिंग आगे नहीं चल सकती। एक सुझाव मैं आपको दूंगा कि अगर वो नोटिस दूसरे साइड पे, अपोजिट पार्टी पे सर्व होने में आपकी तरफ से अगर कोई स्टेप लेना रह गई होगी, अगर कहीं आपकी तरफ से कोई चूक हो गई होगी, तो वो तुरंत आप दुरुस्त कीजिए। और अगर आपकी चूक होते हुए अदर साइड सर्व नहीं हो रही, ऐसी स्थिति अगर है और वो न्यायालय ने नोटिस कर ली, तो न्यायालय आपके केस का स्टे वेकेट कर सकते हैं, क्योंकि आप अदर साइड को सर्विस नहीं होने दे रहे हैं और इंटरिम स्टे का फ़ायदा ले रहे हैं, ऐसे न्यायालय समझता है। और ऐसी स्थिति में न्यायालय आपके केस में स्टे ऑर्डर जो है वो वेकेट करने की संभावना है। तो फिर एडवोकेट रिचेश मिश्रा कहते हैं, एडमिरेबल सर, थैंक यू वेरी मच रिचेश जी। मुझे बहुत खुशी हुई, आपको मैंने बनाया हुआ वीडियो पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मंजू राठौड़ जी ने पूछा है, सर जी फैमिली कोर्ट का जजमेंट महिला के फेवर में जाता है तो भी उसका पति उस महिला को परेशान करने उस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएं, तो उसका कोई वीडियो बनाइए। 27 साल से परेशान कर रखा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है मंजू जी, आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, मगर आप भी एक बात ध्यान में लीजिए कि जब भी कोई जजमेंट किसी के खिलाफ जाता है और कानून अगर उस व्यक्ति को उस जजमेंट के खिलाफ ऊपरी अदालत में कोई रास्ता उपलब्ध कर देती है, तो वो रास्ता अपनाने में उस व्यक्ति की कोई गलती है ऐसा हम नहीं कह सकते। वो तो लीगल रेमेडी एग्जॉस्ट कर रहा है। तो ऐसे में मैं इतना ही कहूँगा
कि पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके फेवर में फैमिली कोर्ट का जजमेंट है और आपका पति अगर हाई कोर्ट में वो जजमेंट चैलेंज करता है तो आप शांति से, संयमित रूप से उस केस को फाइट कीजिए। आप पूरी कोशिश कीजिए ये दिखाने की कि कैसे फैमिली कोर्ट का जजमेंट गुणवत्ता के बेसिस पर, मतलब मेरिट्स पर एकदम करेक्ट है, सही है, और कैसे आपके हस्बैंड की जो केस रहेगी, अपील रहेगी, उसमें कोई मेरिट्स नहीं है, यह दिखाइए और आपकी केस आप जीतिए। उसी के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। फिर विष्णु नामुंदा जी पूछते हैं, सर जी जो केस एडमिट हो जाते हैं उनका क्या होता है, इनमें कोई डेट नहीं आती और किस कारण एडमिट होते, इस बारे में एक वीडियो बनाओ सर जी, प्लीज़ रिक्वेस्ट है जी। विष्णु जी बहुत बहुत थैंक्स, आपने कमेंट किया। आपका प्रश्न बहुत ही बढ़िया है और मेरे वो वीडियो में मैं शायद इस एस्पेक्ट को टच करना भूल गया, तो बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल पूछा। तो देखिए विष्णु जी, क्या होता है, एक बार जब केस एडमिट कर देते हैं हाई कोर्ट तो बराबर है आपकी बात, उसमें कोई डेट नहीं होती, वो केस सीधे फाइनल हियरिंग के लिए बोर्ड पर आती है और इस तरह से वो बोर्ड पर आने के लिए कुछ साल लग जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने उस वीडियो में बताया कि एक बार जब केस एडमिट होती है तो वो एडमिटेड केसेस की लाइन में लगती है और ये एडमिटेड केसेस की लाइन में जो फाइनल हियरिंग चलता है वो काफ़ी धीमी गति से चलते रहता है। तो एडमिट होने से तारीख से लेकर तो आपकी केस फाइनल हियरिंग के बोर्ड पर आने तक उसमें कोई डेट नहीं होती। हाँ, डेट तभी होती है जब कोई भी पक्ष उसमें कोई सिविल एप्लीकेशन लगा दे या कोई और अन्य कारण से हियरिंग के लिए बोर्ड पे लगा दे। मगर अगर फाइनल हियरिंग के लिए बोर्ड पर आना है तो वो फाइनल हियरिंग के ही बोर्ड पर आएगी। आगे आप पूछते हैं कि केस किस कारण एडमिट होते हैं, इस पर वीडियो बनाइए। बहुत ही अच्छा आपने पूछा। तो देखिए, ये ध्यान में रखिए कि ये जो हाई कोर्ट है, इनका केस एडमिट करना या ना करना इसका डिस्क्रिशन होता है। ये एक अंग्रेज़ी शब्द है जिसका मतलब है ये इनकी मर्जी होती है। जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया कि केस में काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती है, गुणवत्ता कुछ है कि नहीं देखी जाती है, और सबसे मुख्य चीज़ ये देखी जाती है एडमिट करने के लिए कि क्या केस में कोई ऐसा आर्ग्यूएबल पॉइंट है जिसके लिए डिटेल फाइनल हियरिंग करने की ज़रूरत है। तो आर्ग्यूएबल पॉइंट उपस्थित रहना, मतलब अस्तित्व में रहना, और वो पॉइंट ऐसा रहना कि वो काफ़ी पेचीदा हो, उसका तुरंत जवाब न्यायालय अपने जजमेंट द्वारा नहीं दे सकते, उसके लिए दोनों पक्षों को डिटेल में हियरिंग करना ज़रूरी है। ऐसे जब न्यायालय को लगता है तब न्यायालय केस एडमिट करके रख सकते हैं। अब न्यायालय जब केस एडमिट करके रखते हैं या करते हैं तो उसे कोई चैलेंज नहीं होता। ऐसा माना जाता है कानून के क्षेत्र में कि वो न्यायालय की डिस्क्रिशन है, जो मर्जी है, इसको कोई चैलेंज नहीं होता। फिर है गोविंद माडेवार जी जो कहते हैं ग्रेट वर्क सर, थैंक यू गोविंद जी। फिर है संतोष मिश्रा जी, बोलते हैं थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी मेरा वीडियो देखकर उसको सराहा। फिर गुड्डी कुमारी कहती है नाइस, थैंक यू गुड्डी कुमारी जी। फिर संतोष शर्मा जी एक प्रश्न पूछते हैं, केस लगने पर एडमिट हियरिंग पर प्रतिवादी नहीं पहुंचता तो द्वारा समन्स आएंगे या किसी स्टेज पर प्रतिवादी जाना होगा, उसके लिए मार्गदर्शन करो, दिल्ली हाई कोर्ट। संतोष कुमार जी माफ़ कीजिए, मैं आपका प्रश्न स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाया, तो मेरी आपसे विनती है कि मैं एक लिंक आपको दूंगा, एक फॉर्म की लिंक है गूगल फॉर्म की, वो लिंक पर आप जाइए और उस फॉर्म में आपका प्रश्न थोड़ा सही तरीके से आप वहाँ पर डालें ताकि वो मुझे समझ में आएगा, तो मैं उसका आपको जवाब दूंगा। प्रवीण निम्बालकर कहते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट में सेम प्रोसीजर है सर। थैंक यू प्रवीण जी, लगता है आप एडवोकेट है क्योंकि आपके जो सामने आपका प्रोफाइल फ़ोटो जो है वो भी एडवोकेट का साइन है, तो बहुत खुशी हुई।
आपने ये हमको अवगत कराया कि कर्नाटका हाई कोर्ट में भी सेम प्रोसीजर है। मुझे लगता है काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स में सिमिलर प्रोसीजर ही चलती होगी। तो मैं हैप्पी हूँ कि मैंने बनाया वीडियो भी आपके काम में आया वहाँ कर्नाटका हाई कोर्ट की बात समझने में। तो आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी। फिर आशा जी कहती है, प्लीज़ हेल्प माय हस्बैंड केस टू गिव योर ओपिनियन। ज़रूर आशा जी, मैं आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक दूंगा, क्योंकि आपने यहाँ पर डिटेल में आपका प्रश्न नहीं लिखा है। आपने सिर्फ रिक्वेस्ट की है मुझे कि मैं आपके हस्बैंड को कोई ओपिनियन दूँ। ज़रूर मैं दूंगा। वो लिंक में आप गूगल फॉर्म पर जाएंगे और वहाँ आप वो फॉर्म में आपका प्रश्न भरिए, वो मुझ तक पहुँच जाएगा ईमेल द्वारा, तब मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। फिर रजत शर्मा जी पूछते हैं, सर 306 केस में कन्विक्शन में हाई कोर्ट से रीइंस्टेट का क्या प्रोसेस है? रजत शर्मा जी, माफ़ कीजिए, ये प्रश्न इतने छोटे रूप में मुझे सही में समझ में नहीं आया। आप थोड़ा सा इस प्रश्न को डिटेल में पूछिए, इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा, मगर प्रश्न थोड़ा स्पष्ट कीजिए। फिर राजू कन्नमला कहते हैं, हेलो सर। हेलो राजू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और धीरज मनवार जी कहते हैं, कोई एडवोकेट भी इतना डिटेल नहीं बताता सर। थैंक्स सर। थैंक यू वेरी मच धीरज जी। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस तरह का बढ़िया सा पॉजिटिव कमेंट मुझे दिया। आई रियली फील एनकरेज्ड बाय योर कमेंट। हाँ, मेरी ये ज़रूर कोशिश है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये सब कोर्ट की जो प्रोसीजर है, जो कॉमन मैन को समझ में नहीं आती, वो मैं सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाता हूं। और जब आपको कहो या किसी को भी इसका गाइडेंस मिलता है और वो खुश होते हैं, तो मुझे सचमुच बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। फिर राजीव कामराज जी लिखते हैं, इंक्रीज़ स्पीड एट 1/25। हाँ, यानी वो स्पीड बढ़ाकर वीडियो देखने की शायद बात कर रहे हैं। हाँ, ज़रूर राजीव जी, मेरे वीडियो थोड़े से लंबे होते हैं और वो ज़रा फास्ट अगर कोई देखें तो क्विकली ग्रास्प हो सकता है। तो ये अच्छा सुझाव है, आप ज़रूर इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि आपके सवालों का जवाब कमेंट्स के नीचे ही मैं हो सके तो दूं, या फिर अभी मैंने ये पहली बार इस तरह से कमेंट्स का जवाब देने के लिए वीडियो बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जो ये वीडियोस देख रहे हैं उनमें से आपको गाइडेंस मिल रहा है और इस प्रकार से मुझे आपको सर्व करने का आप मौका दे रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों, कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि उनके जवाब नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि वो प्रश्न अधूरे होते हैं या फिर उनमें और क्लैरिटी की आवश्यकता होती है, जो कि प्रत्यक्ष बातचीत से ही पॉसिबल है। इसलिए मैं उनके जवाब नहीं देता हूँ। तो कृपया मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना कि सर ने जवाब नहीं दिया। तो देखिए, आपके ही अच्छे के लिए मैं उन सवालों के जवाब टालता हूँ, क्योंकि ऐसे अगर मैं गलत सलत जवाब दे दूँगा तो नुकसान आप ही का है। ऐसे में मेरा सुझाव एक ही है कि आप आपका प्रश्न काफ़ी स्पष्ट रूप से लिखा करिए, या फिर कि आपके लोकल लॉयर से पूछ लिया करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।